जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। जो सामान्य हिंदी की आदित्य प्रकाशन की बुक है उसका जो दूसरा टॉपिक है, उस दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका है शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन होता है, करेंगे शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। तो पहले वीडियो में आप पूरा एक्सप्लेन देखेंगे और दूसरे वीडियो में आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रयत्न में होता है उसे अक्षर कहते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को भी शब्द कहते हैं। या शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अच्छा, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों, या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज जिस पर बैठा जा सके घूम जाती है। तो ये रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द मतलब जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों। यौगिक शब्द क्या होता है? वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, प्रधान प्लस मंत्री प्रधानमंत्री। अच्छा, योग रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ और यौगिक शब्द तो बताएं। योग रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं। जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने परंतु जब दोनों मिल जाएं तो उसका अर्थ विशेष का बोध दूसरा कराएं, अन्य अर्थ विशेष का बोध कराएं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं योग रूढ़ शब्द, तो इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चार पाई अर्थात चार पाए हैं जिसके, चार पाई मतलब जिसके चार पाए हैं, लेकिन यहाँ चार पाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय, कुर्सी आदि से। तो ये कैसा शब्द है? योग रूढ़। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ है और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया है। अगला है समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? समास रूढ़ सामसिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें भी समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि शब्द जो हैं ये समास रूढ़ शब्द ही हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र, भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि ये शब्द कैसे हैं? तत्सम। तद्भव शब्द कैसे हैं? देखिए, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत से आए शब्द और उनसे उत्पन्न नए शब्द हुए उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया उन्हें, उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे काम, बरस, माँ आदि। काम, बरस, माँ आदि। आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? आगत या विदेशी शब्द, देखिए, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस आदि, और कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। तो ये कैसे शब्द हैं? आगत या विदेशी शब्द, जो किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए। देशी शब्द किसे कहते हैं? देशी शब्द जैसे जो स्थानीय बोलियां या उपभाषाओं से आए या क्षेत्रीय शब्द आए उन्हें देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे ढूंढना, खाट आदि ये देशी शब्द हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी। जांच करता, जांच हिंदी शब्द है, जबकि कर्ता
संस्कृत, तो ये संकर शब्द हैं। रेलगाड़ी, जांचकर्ता, तो ये तो कुछ शब्द हुए। अब है व्याकरणिक प्राकार के आधार पर शब्द भेद। व्याकरणिक प्राकार के आधार पर शब्द भेद, तो शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं व्याकरणिक प्राकार के आधार पर। 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 8 भेद होते हैं, उनको 8 प्रकार के शब्दों के विकार को दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। 4 विकारी शब्द और 4 अविकारी शब्द होते हैं। एक 4 विकारी शब्द और 4 अविकारी शब्द। 4 विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द हो गए। और 4 अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मय विरोध। तो 8 प्रकार के होते हैं शब्द व्याकरण प्राकार के आधार पर। 4 विकारी शब्द और 4 अविकारी कर। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द, और समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मय बोधक, ये अविकारी शब्द। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय क्या है बताना है। पहला लिखा है उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग क्या होती है? वो शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे पराक्रम, इसमें परा जो है ये उपसर्ग है और क्रम ये शब्द है, तो पराक्रम। पराजय, पराभव, पराधीन, पराभूत, ये क्या है? उपसर्ग। अब उस उपसर्ग के क्या कार्य क्या होते हैं? तो उपसर्ग के कार्य होते हैं शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं लाते। शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं लाते, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं और शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं उपसर्ग, है ना। शब्द के भेद एक दृष्टि में देखिएगा। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक शब्द रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये हमने बताया है। सार्थक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहले तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक शब्द 3 प्रकार के होते हैं और निरर्थक शब्द जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। तो सार्थक शब्द 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर सार्थक शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। और रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये रचना का आधार है। रूढ़ शब्द वो होते हैं उपसर्ग के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो प्रत्यय के योग से बनते हैं। और योग रूढ़ शब्द वो होते हैं उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। तो ये तो रचना का आधार हो गया सार्थक शब्दों का। दूसरा जो सार्थक शब्दों का उत्पत्ति का आधार था, उसमें 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति का आधार, तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। तो ये सार्थक शब्दों का दूसरा प्रकार जो था उत्पत्ति का आधार, उसमें 4 प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द भी 4 प्रकार से बांटे जाते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। तो सार्थक शब्दों का 3 प्रकार, फिर उन तीनों का क्या क्या प्रकार। अब निरर्थक शब्द जो होते हैं विकार के आधार पर बांटे जाएं तो उनके 2 प्रकार होते हैं। निरर्थक शब्द अगर विकार के आधार पर बांटे जाएं तो उनके 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी, जो हमने बताया। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक आता है। तो ये तो शब्द एक दृष्टि में बंटवारा हो गया। अब उपसर्गों की संख्या, तो उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 19 है। इस बुक में संस्कृत उपसर्ग 19 दिए गए हैं। कौन कौन? अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत या उद, अप, दु या दुर या दुस या दुस या दुस, है ना। सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सर्प वाला सा, तो ये दुस, दुस, दुस और दुर। अगली उपसर्ग है नी। उसके बाद है नी, अंक की बूंदी लगी है, नी, निस, निर, परा, परि, प्रा, प्रति, वी, सम, सु। ये 19 उपसर्ग है। जो पहली उपसर्ग है अति,
अति का अर्थ होता है उस पार या अधिक या बाहुल्य। दूसरी जो उपसर्ग है अधि, अधि धा धनुष वाला अधि, छोटी की मात्रा। अधि का अर्थ है समीप या ऊपर या श्रेष्ठ। अधि माने समीप, ऊपर या श्रेष्ठ। तीसरी जो उपसर्ग है अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या साथ या समान। चौथी जो उपसर्ग है अप, अप माने होता है दूर या हीनता या विरुद्ध। अभि, भावट्ठी अभि, अभि उपसर्ग का अर्थ होता है और या समीप, और या समीप। छठी उपसर्ग है अव, अव का अर्थ होता है दूर या नीचे, दूर या नीचे। और सातवीं उपसर्ग है आ, बड़ा, इसका अर्थ होता है तक या कम या इधर। आठवीं उपसर्ग है उत या उद, मतलब आधा ता या आधा दा, दो, उत या उद, तो इन दोनों का अर्थ होता है ऊपर या उन्नत, ऊपर या उन्नत। नवी उपसर्ग है अप, अप उपसर्ग का अर्थ होता है निकट या सहायक या छोटा, अप। 10वीं उपसर्ग है दू, जिसमें अंक की बूंदी लगी है, दू या दुर और या फिर दुस, तीनों साथ के साथ में दुस दुस दुस, तो इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। 11वीं उपसर्ग है नी, छोटी की मात्रा ना में नी, नी माने नीचे या भीतर। 12वीं उपसर्ग है नीह, मतलब अंक की बूंदी, और निस या निर, ये तीनों उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बाहर, निषेध। नी, निस या निर। सा भी आधा, रा भी आधा, तो 3 उपसर्ग ये 12वें में है, नी, निस, निर, इनका अर्थ होता है बिना, बाहर, निषेध। 13वीं उपसर्ग है परा, परा माने होता है पीछे या उल्टा। 14वीं उपसर्ग है परि, परि माने होता है चारों ओर। 15वीं उपसर्ग है प्रा, प्रा, प्रा में नीचे रा, तो प्रा ये इसके अर्थ होता है अधिक या आगे। 16वीं उपसर्ग है प्रति, प्रति का अर्थ होता है और या उल्टा या विरोध या प्रत्येक। 17वीं उपसर्ग है वी, वापे छोटी की मात्रा, वी का अर्थ होता है बिना, अलग, विशेषता, ये 3 अर्थ होते हैं, बिना, अलग, विशेषता। 8वीं उपसर्ग है सम, आधा माँ है सम, सम माने होता है पूर्ण या अच्छी तरह या संयोग, सम। और 19वीं उपसर्ग है सु, सु माने होता है अच्छा, सुंदर, सहज। तो ये तो संस्कृत की उपसर्ग हो गई। अब हिंदी की 10 उपसर्ग हैं, जैसे आ या अन, आ या अन, तो इसके माने होता है रोकना या मना करना। एक हिंदी की दूसरी उपसर्ग है अध, अध, वो संस्कृत थी, संस्कृत की उपसर्ग थी अधि, लेकिन इसमें छोटी की मात्रा नहीं है, अध है, इसके माने होता है आधे या अपूर्ण। तीसरी है ऊन, ऊन का मतलब होता है एक कम, उपसर्ग जो है ऊन, बड़ो ऊ, इसका मतलब, और नानल, ऊन का मतलब होता है एक कम। चौथी उपसर्ग है हिंदी की औ, औरत वाला औ है या अव, इसके माने होता है मना करना। 5वीं उपसर्ग है दू, दू छोटों की मात्रा, दू, इसके माने होता है हीन या बुरा। 6वीं उपसर्ग है नी, छोटी की मात्रा ना पे, इसके मतलब होता है अभाव या विशेष या निषेध है। 7वीं उपसर्ग है बिन, बिन माने होता है निषेध, ये उपसर्ग है बिन। 8वीं उपसर्ग है भर, भर माने होता है ठीक, पूरा। 9वीं उपसर्ग है कु या का, इसके माने होता है बुरा या हीन। 10वीं उपसर्ग है सु या सा, इसके माने होता है श्रेष्ठ, साथ। तो ये तो 10 उपसर्ग हुई हिंदी की, और संस्कृत उपसर्ग 19 हुई। तो हिंदी में कुछ व्याकरण लेखक का और सा क्रमशः 9वें और 10वें कु एवं के विकार को अलग मान कुल 12 उपसर्ग बताते हैं, परंतु इन दोनों को अलग उपसर्ग नहीं माना जाना चाहिए। मतलब जो कु और के है, कु और के है, मतलब 9वीं जो उपसर्ग हिंदी में बताई थी कु व का, छोटू की मात्रा वाली और केवल का, तो इनको अलग अलग मान लेते हैं, तो वो 12 कर देते हैं। और सा वाली जो उपसर्ग बताई थी सु और सा, श्रेष्ठ और साथ, जिसका अर्थ होता है कु और का, जिसका बुरा या हीन होता है, तो इनको ये अलग अलग मान लेते हैं, तो 12 कर लेते हैं, लेकिन हैं ये एक ही, इसीलिए 10 मानी गई। अच्छा, अब संस्कृत की हो गई, हिंदी की हो गई, अब उर्दू उपसर्ग। उर्दू उपसर्ग जो है अल, पहली है अल, अल जो है आ छोटा और ला, ये अरबी उपसर्ग है अल, अल माने होता है निश्चित। एन, एन, एनक वाला एन, एन का मतलब होता है ठीक या पूरा। कम, कम माने होता है थोड़ा या हीन, ये कम जो है उर्दू उपसर्ग है। चौथी उपसर्ग उर्दू है खुश, खुश माने होता है अच्छा, वही प्रसन्न या शुभ, खुश मतलब अच्छा या शुभ। 5वीं है उपसर्ग गैर, गैर माने होता है भिन्न या विरुद्ध। 6वीं उपसर्ग है दर, दर माने होता है में, दर माने में, अंदर।
सातवीं उपसर्ग है ना, बड़ा ना, इसका अर्थ होता है अभाव। आठवीं उपसर्ग है फिल, ला लट्टू जो है वो छोटा है, तो फिल, फिल माने होता है में या प्रति। नवा है बा बकरी, बा बकरी का उपसर्ग इसके माने होता है, बा मीन्स होता है अनुसार या से और, अनुसार या से और या में। अगली उपसर्ग है बद, बद माने होता है बुरा या अशुभ। अगली 11वीं उपसर्ग है बर, बर माने होता है ऊपर या पर, बर मीन्स ऊपर या पर। और 12वीं उपसर्ग है बा, बा माने होता है साथ या अनुसार। 13वीं उपसर्ग है बिल, बिल, बा पे छोटी की मात्रा बिल, बिल ये अरबी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ में या से या में। 14वीं उपसर्ग है, ये भी अरबी उपसर्ग है जिसका नाम वो थी बिल, और ये हो गया बिला, ला बड़ा हो गया, बिला, बिला माने होता है बिना। 15वीं उपसर्ग है बे, एक ही मात्रा बा में, तो बे, बे माने होता है बिना। 16वीं है ला, बड़ा ला है, ये अरबी उपसर्ग है, ला मीन्स होता है बिना या निषेध या अभाव। 17वीं उपसर्ग है सर, सर माने होता है मुख्य या श्रेष्ठ। 18वीं उपसर्ग है संस्कृत सम से जो आई है, 18वीं उपसर्ग जो है हम, ये संस्कृत के सम से आई है हम, और हम का अर्थ होता है साथ या समान। और 19वीं और अंतिम उर्दू उपसर्ग है हर, हर माने होता है प्रत्येक। तो उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिए गए हैं, ये संख्या में लगभग 19 हैं। तो ये तो उपसर्ग थे। अब हम प्रत्यय के बारे में बता रहे हैं। प्रत्यय की उत्पत्ति जो है प्रति प्लस अय से हुई है। अय छोटा और या, और प्रति तो जानते ही हो, प्रति प्लस अय। प्रत्यय अर्थात बाद में चलने या लगने वाला, उसे प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय अविकारी शब्दांश हैं जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे लिख शब्द में आवट, प्रत्यय जोड़ने से लिखावट शब्द बनता है। प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। प्रत्यय का विधान धातु से होता है, प्रत्यय का विधान धातु से होता है। प्रत्यय जैसे सब्जी प्लस वाला, तो मूल शब्द सब्जी है और वाला प्रत्यय है, तो हो गया सब्जी वाला। तो ये कैसा शब्द बन गया? यौगिक शब्द है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय 9 प्रकार के होते हैं और कृत प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन कौन 9 प्रकार होते हैं? एक होते हैं कृतवाचक तद्धित, ऊन या लघुतावाचक तद्धित, संबंधवाचक तद्धित, गणनावाचक तद्धित, सादृश्यवाचक तद्धित, भाववाचक तद्धित, गुणवाचक तद्धित, स्थानवाचक तद्धित और स्त्रीवाचक तद्धित। ये तो तद्धित प्रत्यय हो गए 9। कृतवाचक, ऊन या लघुतावाचक, संबंधवाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीवाचक। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं? तो कृतवाचक कृदंत, ये 6 प्रकार जो बताए थे। कृतवाचक कृदंत है, दूसरा कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, भाववाचक कृदंत, क्रियावाचक कृदंत, कृतवाचक कृदंतीय विशेषण। ये 6 प्रकार होते हैं, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, कृतवाचक। अब अगला हेडिंग है शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ पुनर्विलेखन। जैसे स्वर युक्त व्यंजन अक्षर है, स्वर युक्त व्यंजन अक्षर है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द के कितने भेद हैं? 8। किताब घर कैसा शब्द है? किताब प्लस घर, ये 2 भाषाओं का शब्द है, ये संकर शब्द है। तहसीलदार कैसा शब्द है? ये भी संकर शब्द है। खन खन कैसा शब्द है? खन खन जो है ध्वन्यात्मक शब्द है, ध्वन्यात्मक। रिक्शा संबंधी जो है, रिक्शा जो है जापानी शब्द है। बेगम, दरोगा व चाकू ये तुर्की शब्द है। बेगम, दरोगा व चाकू ये तुर्की शब्द है। हिमालय यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन, रावण जो है ये समास रूढ़ शब्द है। पीताम्बर, पंचानन व रावण ये समास रूढ़ शब्द है। अत्यंत, निर्वाह ये 2 शब्द हैं, अत्यंत व निर्वाह। इनमें
पहले में अत्यंत में अति उपसर्ग है, दूसरे में निर्वाह में निरुपसर्ग है। अध्यक्ष 29 में कौन उपसर्ग लगी है? तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है और 29 में उन उपसर्ग है। उपसर्गों की संख्या 3 है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू। संस्कृत में 19 उपसर्ग, हिंदी में 10 उपसर्ग और उर्दू में भी 19 उपसर्ग हैं। अनुपसर्ग का अर्थ होता है बाद में या पीछे या साथ। सु उपसर्ग या सा उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, सहज। बा जो संबंध है उर्दू उपसर्ग से, बा उपसर्ग जो है उर्दू उपसर्ग है, बा का अर्थ होता है साथ या अनुसार। अध उपसर्ग जो है हिंदी उपसर्ग है अध, और अधि जो है ये संस्कृत उपसर्ग है। छोटी की मात्रा धा धनुष से हट गई तो हिंदी हो गई, और छोटी की मात्रा तो संस्कृत। लुटेरा, ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय कौन सा है? तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है और ठकुराइन में आइन प्रत्यय है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो धातुओं के अंत में लगे उन्हें कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो वो कृतवाचक कृदंत होते हैं। कृतवाचक कृदंत कहलाता है जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो। अच्छा, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लग के जो प्रत्यय नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। अच्छा, जिससे समता का बोध हो वो सदृशवाचक तद्धित होता है। जिससे समता का बोध हो उसे सदृशवाचक तद्धित कहते हैं। उपसर्ग के अन्य नाम, तो उपसर्ग के अन्य नाम जैसे आदि प्रत्यय भी कहते हैं इसको, उपसर्ग को। वो उत्पत्ति मूलक प्रत्यय भी कहते हैं। रचनात्मक प्रत्यय भी उपसर्ग को कहते हैं, ये इसके आदि नाम हैं। अच्छा, बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा ये भाववाचक तद्धित हैं। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा ये भाववाचक तद्धित हैं। मानव, दानव, यादव ये अपत्यवाचक एवं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। मानव, दानव, यादव अपत्यवाचक और संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। अच्छा, पढ़ने वाला, लिखने वाला, लड़ाका ये कृत्यवाचक प्रत्यय हैं। पढ़ने वाला, दिखने वाला, लड़ाका ये कृत्यवाचक प्रत्यय हैं। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालची ये कृत्यवाचक तद्धित हैं। ये कृत्यवाचक प्रत्यय नहीं है, ये कृत्यवाचक तद्धित हैं। दो प्रकार के जो हैं प्रत्यय, तो ये कृत्यवाचक तद्धित हैं। सुनार, लुहार, कहार, चमार, मसालची। मिलनसार, चालबाज, मेज पोष में क्रमशः प्रत्यय क्या है? तो मिलनसार में सार प्रत्यय है, चालबाज में बाज प्रत्यय है, मेज पोष में पोष प्रत्यय है। अर्थानुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थानुसार जो वाक्य होते हैं, अर्थानुसार वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए वो विधानार्थक वाक्य होता है, विधान या विधि सूचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, संकेतार्थक वाक्य। वाह, हाय, क्या सुंदर दृश्य है, ये विस्मयाधिक बोधक वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। वाक्य के प्रमुख खंड 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के प्रमुख खंड 2 ही होते हैं, उद्देश्य व विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। रचना अनुसार वाक्य के भेद 3 होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। रचना अनुसार पूजा गाना गा रही है, कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी करती है, ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, ये विशेषण उपवाक्य है। जो जब जब की, इसलिए ये शब्द जो है संयोजक शब्द हैं। जो, जब जब, की, इसलिए, पर, और, तथा ये शब्द कैसे हैं? संयोजक शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द ये विकारी शब्द हैं। और समुच्चयबोधक, क्रियाबोधक, संबंधबोधक, विस्मय आदि बोधक ये अविकारी शब्द हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। तो ये तो हमने दूसरा टॉपिक शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना समझाया। अब इसके कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिएगा, बार बार लाभ उठाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। जो सामान्य